हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। कल आप लोगों को केवल सेनोएंटो का ही वीडियो मिला होगा। ओडब्ल्यूएस और ईडीएम का हम वीडियो नहीं बना पाए थे, शूट नहीं कर पाए थे। इसके लिए मुझे माफ़ करना यार, क्योंकि मैं कल कुछ ऐसे काम में फँस गया था कि मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया। ठीक है? तो कोई नहीं, मैं आज उस कमी को पूरा कर दूँगा। आज ईडीएम और ओडब्ल्यूएस दोनों का वीडियो मैं डाल दूँगा। कल सेनो का डल गया था, सेनोएंटो में डाल दिया था, डाल के गया था किसी काम से, और ओडब्ल्यूएस और डीडीएम छूट गया था जो कि मैं आज कर दूँगा, ठीक है? साथ ही मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को हम ग्रामर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है? तो आज इस सेशन में हम आप लोगों के साथ ग्रामर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पर बात करेंगे। फिलहाल आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर आपका अपना चैनल है ना? और जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो शुरुआत के जो संडे को तो छोड़ ही दो, मंडे से ले लो, मंडे टू फ्राइडे, संडे तो छोड़ ही दो यार, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, फिर संडे को छोड़ दो, संडे को कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना? मैंने इस बात को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया था, और जब आप इसी चैनल पर जब आप इंट्रो क्लास को देखेंगे, इंट्रो क्लास 1 जब उठाएँगे आप, तो वहाँ मैंने इस बात का ज़िक्र किया था, ठीक है? फिलहाल मैं वहाँ भी किया था ज़िक्र, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दिया था इस बात को, तो ख़ैर कोई बात नहीं, मैं आज फिर समझा देता हूँ उन बातों को। मैं उन बातों को आज फिर समझा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, देखते हैं हम लोग। तो ऐसा हम बता रहे थे कि संडे को तो कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? संडे को किसी भी प्रकार की वीडियो आपको नहीं दी जाएगी, ठीक ना? लेकिन मंडे को मिलेगा, सेनो का भी, ओडब्ल्यूएस का और ईडीएम का भी। मैं इस बात को बार-बार इसलिए कहता हूँ ताकि आप प्रॉपर समझ जाएँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है, इससे आप क्या कर सकते हो, ठीक है? इसीलिए मैं इन बातों पर ज़्यादा जोर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने बताया था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन जो होंगे हमारा, मंडे टू फ्राइडे, मैं इसमें आप लोगों को वोकैब्युलरी करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा? वोकैब्युलरी, और वोकैब्युलरी को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं? वोकैब कहते हैं, ठीक है? तो शॉर्ट में वोकैब कहते हैं, या लॉन्ग में बोलो तो वोकैब्युलरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और आप लोग जानते हैं, आप फर्स्ट क्लास से ही इस बात को जानते हैं कि वोकैब्युलरी को 3 पार्ट में हम लोग बाँटते हैं। एक तो हो गया हमारा सेनो-एंटो हो गया, और दूसरा आपका ओडब्ल्यूएस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और तीसरा आपका इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है? तो ये 3 सेक्शन होते हैं, और ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों का आप प्रॉपर वीडियो वॉच करते होंगे, चीज़ों को समझने का कोशिश करते होंगे, है ना? मैंने लिखने और रटने से सख्त मना किया है। मैंने आपसे 2 ही बात कहा है, एक आप नॉर्मल स्पीड से देख लो, और एक आप 2x के स्पीड से, ठीक है? बाकी आप सेट लगाते हैं तो सेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके सामने आएँगे तो आते ही आप उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल सब्र रखो, और 1 मंथ तक कंटिन्यू क्लास करके देखो, और फिर आप सेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वोकैब्युलरी में कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, है ना? यदि आप हमारे बताए अनुसार करते हैं आप, तो वोकैब में किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? अब कौन-सा दिन बच गया? अब अपना बच गया सैटरडे, हो गया ना? संडे की बात बोल दिया, संडे की बात बता दिया गया कि संडे को कोई वीडियो नहीं मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे आपको वोकैब का क्लास मिलेगा, है ना?
जिसमें तीनों वीडियो रहेंगे, सेनो-एंटो का, ओडब्ल्यूएस का और ईडीएम का, ठीक है? सबका सेपरेट-सेपरेट वीडियो होंगे। चलिए, और सैटरडे को क्या होगा? तो सैटरडे को जो कि आज कर रहे हैं आप लोग, ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है? ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लियर? चलिए, तो आज का क्लास हमारा होगा ग्रामर का टिप्स एंड ट्रिक्स, ग्रामर का पार्ट 1 यानी कि मतलब ग्रामर क्लास का पार्ट 1 जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, याद करने की बात होगी तो, और हम लोग कुछ ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ ट्रिक को समझेंगे, ठीक ना? चलिए आइए, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने हेडिंग लगा रखा है, क्या है ये? प्रीपोज़िशन, क्या है जी? प्रीपोज़िशन है, ठीक ना? प्रीपोज़िशन को हम लोग समझते हैं, और एक बात है कि प्रीपोज़िशन जो है, ये बहुत परेशान करता है ना? लोग कहते हैं कि याद नहीं होता, लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है, तो मैं आज देखता हूँ कि कैसे आपको याद नहीं होता है, ठीक है? अपन का तो काम ही है यार याद करवाना, ठीक है? चलिए, तो ये प्रीपोज़िशन का क्लास है, जिसमें हम लोग ग्रामर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यानी कि प्रीपोज़िशन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है? कि याद नहीं होता है तो क्यों याद नहीं होता है? हम लोग कैसे याद करते हैं जो याद नहीं होता है, ठीक है? तो एक तो आप प्रैक्टिस करते चलो, एक तो आप प्रैक्टिस करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन चीज़ों को बार-बार देखो, ठीक ना? जो याद नहीं होते बार-बार देखो, आपको याद हो जाएँगे, ठीक है? और दूसरी बात ये कि प्रीपोज़िशन को याद करने का सबसे आसान तरीका हमने देखा कि इसको क्यों ना ग्रुप मतलब कि ग्रुप में डिवाइड किया जाए, है ना? इसको क्यों ना इसका एक ग्रुप बनाया जाए। जैसा कि मैं लिखूँगा अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो मैंने प्रीपोज़िशन का एक ग्रुप बनाना शुरू किया, और ग्रुप से जब मैंने याद किया, तो देखा कि बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे हानिकारक, क्या है? हानिकारक। और हानिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्मफुल कहते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं जी? हार्मफुल कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मफुल कहते हैं। और क्या बोलते हैं? डेट्रीमेंटल। क्या बोलते हैं? डेट्रीमेंटल। यहाँ ये ई लिखा हुआ है, ठीक है? डेट्रीमेंटल हो गया। मैं थोड़ा और सही से लिखता हूँ यार, ठीक है? मुझे खुद ये हज़म नहीं हो रहा है, ठीक है? क्या लिखेंगे? हार्मफुल, है ना? हार्मफुल। और क्या होता है जी? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, ठीक है? इसका मतलब भी हानिकारक होता है। और एक होता है परनीसियस, इसका मतलब भी हानिकारक होता है। क्या होता है? परनीसियस। परनीसियस, ठीक है? और क्या होता है? वानीफूल होता है, ठीक है? BANEFUL, वानीफूल। एक बात और गौर करेंगे आप लोग, ये वानीफूल और एक होता है वेनीफूल, ठीक है? तो ये BANE है, ये है वानीफूल, और एक होता है वेनी, ठीक है? इसका मतलब गुड होता है। जो लोग रूट से याद किए होंगे, जो रूट जानते होंगे उन्हें पता होगा, जो रूट वर्ड याद किए होंगे, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब गुड है ना? गुड हैबिट का होना, यानी कि मतलब जिसके अंदर अच्छी अच्छी गुण होती है, यानी कि बैनी का मतलब क्या हो गया? गुड होता है, क्या होता है? गुड, ठीक है? यानी कि अच्छाई की बात करता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है गौर कीजिएगा, BANE लिखा हुआ है, यहाँ ए है, ठीक है? तो इसका मतलब और उसका मतलब अलग हो गया, ठीक है? चलिए, तो फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो रूट को जानते होंगे समझ गए होंगे इतनी बातों से, ठीक है? तो ये हो गया वानी फूल, ठीक है? और क्या होता है? और बताइए आप लोग, हानिकारक का वर्ड मीनिंग और क्या हो सकता है? डिजास्टरस भी लिख सकते हो ना? डिजास्टरस, डिजास्टरस, ठीक है? इसका मतलब ही क्या होता है? हानिकारक, ठीक है? अभी आप देखते चलो, एक तो मैंने इसका एक ग्रुप बनाया, मैंने एक तो हानिकारक का, इस सब का मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है, चाहे आप हार्मफुल कह लो, डेट्रीमेंटल कह लो, परनीसियस कह लो, वानीफुल कह लो, या डिजास्टरस कह लो, ठीक है? ये सब का मतलब क्या होता है? हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है?
वैसे हिंदी से हम लोग को ताल्लुक थोड़ा कम ही रखें हम लोग तो अच्छी बात है, ठीक ना? यानी कि इंग्लिश की चीज़ों को इंग्लिश में ही समझे तो अच्छी बात है। फिलहाल मैं लिख देता हूँ हानिकारक, ठीक है? हानिकारक। क्या होता है मतलब? हार्मफुल का मतलब ही हानिकारक होता है, डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक होता है, परनीशियस का मतलब भी हानिकारक, अवानीफुल का मतलब भी हानिकारक और डिजास्ट्रस का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक, ठीक है? अब बताइए हानिकारक और एक तरफ लिखते हैं लाभदायक का, है ना? एक तरफ हम लोग लिखते हैं लाभदायक, लाभदायक। प्रीपोजिशन को याद करने का इससे कोई सुपर तरीका नहीं हो सकता है। लाभदायक, इससे बढ़िया और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है, ठीक है? इधर हानिकारक का लिखेंगे, इधर लाभदायक का लिखेंगे, ठीक है? और देखिए कैसे याद नहीं होता है। अब क्या हो जाएगा लाभदायक का मीनिंग क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल ये आई लिखा हुआ है, ठीक ना? बेनिफिशियल, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक होता है। लक्रेटिव का मतलब भी लाभदायक होता है। आप लोग बताइए लक्रेटिव, लक्रेटिव का मतलब भी क्या होता है? लक्रेटिव का मतलब ही लाभदायक होता है, ठीक है? अप्रॉफिटेबल का मतलब ही क्या होता है? लाभदायक, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल प्रॉफिट से बना है, ठीक ना? प्रॉफिट से बना है प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक। क्या होता है जी? लाभदायक। तो इधर हम लोग ने लाभदायक का एक ग्रुप बनाया और इधर हानिकारक का एक ग्रुप बनाया। लेकिन इन दोनों में एक कॉमन सी बात क्या है पता है? आप ये सब वर्ड मीनिंग के साथ सॉरी सॉरी मैं थोड़ा सही से कर देता हूँ। इसमें कॉमन बात ये है कि आप ये सब मीनिंग के साथ प्रीपोजिशन के रूप में टू लगाएँगे। क्या लगाएँगे? टू लगाएँगे। क्या लगाएँगे? टू लगाएँगे, ठीक है? और ये लाभदायक के साथ ये लाभदायक वाली जो वर्ड मीनिंग है, इसके साथ भी प्रीपोजिशन के रूप में टू आएँगे। क्या आएँगे जी? टू आएँगे, ठीक है? क्या आएँगे? टू, ठीक है? कहने का मतलब अगर हार्मफुल के साथ आएगा तो टू ही आएगा, ये फिक्स है। इसको बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन को समझ रहे हैं जिसमें हम लोग जो फिक्स वाली प्रीपोजिशन है कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। होगा तो यही होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। यानी हार्मफुल के साथ भी टू का यूज़ होगा। अगर इसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाना है हार्मफुल के साथ तो वो टू आएगा। डेट्रीमेंटल के साथ भी टू ही आएगा। परनीशियस के साथ भी टू ही आएगा। अर्बानीफुल का मत से भी क्या आएगा? टू आएगा और डिजास्ट्रस के साथ भी क्या आएगा? टू आएगा। यानी इसके बाद यानी ये हानिकारक वाला जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ, अगर कहीं भी सेंटेंस में देखे तो उसके बाद प्रीपोजिशन के रूप में या आएगा तो टू आएगा और नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? आएगा तो टू ही आएगा, यानी प्रीपोजिशन के रूप में अगर आना होगा तो टू ही आएगा, ना फ्रॉम आएगा, ना ऑफ आएगा, ना इन आएगा, यानी कि और मतलब जो भी है मतलब कि प्रीपोजिशन है वो नहीं आएंगे, जब भी आएंगे तो टू आएंगे। बात आई समझ में? यानी ये प्रीपोजिशन का फिक्स प्रीपोजिशन वाला टॉपिक है, ठीक है? जहाँ की बिल्कुल फिक्स रहेगा, यानी ये हानिकारक वाला वर्ड मीनिंग के साथ टू आएगा मतलब कि टू ही आएगा, ठीक है? और लाभदायक मैंने एक साथ इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए और ये लाभदायक है, यानी कि लाभदायक वाला जो वर्ड मीनिंग है उसके साथ भी अगर आएगा प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन आया है तो वो क्या आएगा? टू आएगा। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि लाभदायक और हानिकारक का जो वर्ड मीनिंग होता है, लाभदायक और हानिकारक का जो भी वर्ड मीनिंग होता है, उसके साथ टू ही आएगा और इसके अलावा कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। क्लियर? क्योंकि ये फिक्स है, ये प्रीपोजिशन का फिक्स प्रीपोजिशन वाला टॉपिक है, ठीक है? जहाँ की मतलब यही होगा और कुछ नहीं होगा, मतलब फिक्स है, ठीक है? बातें आई होगी समझ में आप लोगों को? तो यहाँ से क्या समझे? यहाँ से हम लोग यही समझे कि हानिकारक और लाभदायक इस तरीके से याद रख सकते हो। लाभदायक और हानिकारक का जो भी वर्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है? उसके साथ क्या आएँगे? फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में
2 ही आएँगे, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? चाहे वो हार्मफुल रहे तो भी 2 लगाएँगे, डेट्रिमेंटल रहे तो भी 2 लग जाएगा, परनिशियस रहेगा तो 2 लग जाएगा, वानीफुल रहेगा तो भी 2 लग जाएगा, डिजास्ट्रस रहेगा तो भी 2 लग जाएगा, ठीक है? यहाँ देखेंगे डिजास्ट्रस में यहाँ ए लिखे हैं, ठीक है ना? आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। तो इस प्रकार आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ मैं लिखने से मना आपको नहीं करूँगा, लेकिन आप लिखिएगा इस तरीके से ग्रुप 1 कि ग्रुप 1 में हम हानिकारक और लाभदायक को लिखेंगे। हानिकारक और लाभदायक वाली चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है? यहाँ से हम लोग ग्रुप बना के सीखे। तो इस प्रकार अगर आप जानते होंगे कि हार्मफुल का मतलब हानिकारक होता है, डेट्रिमेंटल का मतलब हानिकारक होता है, परनीशियस का मतलब भी हानिकारक होता है, वानीफुल का मतलब हानिकारक होता है, डिजास्ट्रस का मतलब हानिकारक होता है। तो आप आँख मूंद करके अगर प्रीपोज़िशन फिल करने का रहेगा तो आप टू लगा दीजिएगा, ठीक है? फिर वैसे ही यहाँ क्या है लाभदायक का जो भी वर्ड मीनिंग है, चाहे वो बेनिफिशियल हो, कंड्यूसिव हो, लक्रेटिव हो, प्रॉफिटेबल हो, इन सब के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा? टू आएगा, क्योंकि ये फिक्स है। क्या है? फिक्स है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है? चलिए, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रीपोज़िशन ही चल रहा है आपका। यानी प्रीपोज़िशन, ठीक है? ये प्रीपोज़िशन का ही टॉपिक चल रहा है, पता है आप लोगों को? चलिए, ये रहा प्रीपोज़िशन, है ना? एक ग्रुप तो हमने देख लिया, अब कुछ और बातों को समझते हैं। आज मैं एक ही ग्रुप पर बात करूँगा, अभी तो मैंने देख लिया क्या लाभदायक और हानिकारक कि लाभदायक लाभदायक का जो भी वर्ड मीनिंग होते हैं उसके साथ क्या आते हैं? टू आते हैं या फिर हानिकारक का जो भी वर्ड मीनिंग है उसके साथ जब भी आएगा फिक्स प्रीपोज़िशन के रूप में तो टू ही आएगा, ठीक है? यहाँ से हमने एक ही बातों को सीखा कि लाभदायक और हानिकारक देखिए मैं बातों को बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें बातों को। तो लाभदायक और हानिकारक का जो भी वर्ड मीनिंग है उसके साथ अगर प्रीपोज़िशन आना चाहता है तो वो टू आ सकता है, ये फिक्स है। क्या है? फिक्स है, समझे? और ये एरर में बहुत परेशान करता है यार, ठीक ना? एरर हो गया या फिर आप क्लोज़ टेस्ट करते होंगे तो वहाँ भी ये सब काम देता है, ठीक ना? अब बहुत काम देता है ऐसी बात नहीं है, ठीक है? इसकी क्या मतलब कि एडवांटेज है, आप इस तरीके से याद कर लो और फिर जब सेट लगाएँगे तो आपको समझ में आएगी बातें, ठीक है? मैं तो पूरा ग्रामर नहीं बताऊँगा यार लेकिन कुछ ही बातों को बताऊँगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, है ना? बहुत ज़्यादा, ठीक है? चलिए, अब हम थोड़ा-सा कुछ अलग मतलब कि प्रीपोज़िशन से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, ठीक ना? ग्रुप हमने एक याद कर लिया, मैं जब अगले सैटरडे को जब मतलब कि ग्रामर का टिप्स एंड ट्रिक्स का जब सेकंड क्लास लाएँगे तो वहाँ पर हम फिर से आपसे पूछेंगे, है ना? कि हम आपसे पूछेंगे वहाँ कि लाभदायक और हानिकारक का जो भी वर्ड मीनिंग होते हैं, लाभदायक और हानिकारक का जो भी वर्ड मीनिंग होते हैं, उसके साथ फिक्स प्रीपोज़िशन के रूप में क्या आता है? तो आपको याद होना चाहिए कि क्या आता है? टू आता है, क्या आता है? टू आता है, ठीक ना? छोटी-सी बात है यार, इसे याद रखो, ठीक है? बहुत काम का चीज़ है। चलिए, अब थोड़ा-सा देखते हैं कि यहाँ लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं। देखते हैं, क्या है ये? तो एक वर्ड मीनिंग आता है हमारा अब बहुत एग्ज़ाम में मतलब बार-बार ये रिपीट करते रहता है, ठीक ना? एग्ज़ाम में खूब वेरी करते देखते रहते हैं मतलब कि एग्ज़ाम में जब भी हम सेट लगाते हैं या लगाते होंगे आप भी, तो आप भी देखते होंगे कि ये बार-बार मतलब कि आपको कन्फ्यूज़ करता है। तो आप आज से सावधान हो जाइए और मतलब कि आज सीख लीजिए और आज के बाद आपको ये परेशान नहीं करेगा। चलिए, तो एक वर्ड मीनिंग है इन स्पाइट, है ना? क्या है? इन स्पाइट in spite in spite of is equal to despite ठीक है और ये दोनों का मतलब होता है के बावजूद क्या होता है जी के बावजूद के बावजूद ठीक है ना क्या मतलब होता है इसका के बावजूद ठीक है यार थोड़ा बढ़िया से लिखा ले यार के बावजूद अरे यार
के बावजूद, ठीक है? चलिए रहने दीजिए। इन स्पाइट ऑफ, तो यहाँ से याद रखेंगे, चाहे तो इन स्पाइट ऑफ रहे और चाहे तो डिस्पाइट रहे, है ना? इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद, ठीक है? तो इन स्पाइट है, तो इन स्पाइट के साथ ही ऑफ लगता है। इन स्पाइट के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है। तो इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। तो डिस्पाइट के साथ कोई ऑफ नहीं लगता है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। लगता है किसके साथ? इन स्पाइट के साथ। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ये फिक्स है, ठीक ना? और इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद, ठीक है? यहाँ से याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता था, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता था, और दोनों का मतलब क्या था? के बावजूद। थोड़ा सा इसे याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक ना? बहुत ज्यादा हेल्प करता है यार, है ना? मुझे तो बहुत सपोर्ट करता है ये, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप करते हैं तो आपको भी, है ना, काफ़ी एडवांटेज मिलेगी इन सब चीज़ों से, ठीक ना? ये बहुत एरर में आपको बहुत काम देगा यार, ठीक है? तो इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, तो इन स्पाइट के साथ आप ऑफ लगाएँगे, डिस्पाइट के साथ नहीं लगाएँगे, दोनों का अर्थ क्या है? के बावजूद, ठीक है? एक और वर्ड मीनिंग को देखते हैं, एक है इंक्वायर। इंक्वायर, इंक्वायर, ये लिखा हुआ है ENQUIRE, है ना? इंक्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? मेरा राइटिंग थोड़ा-सा है गंदा, बट उतना गंदा नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना? तो इंक्वायर, इंक्वायर के साथ इनटू लगता है। इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट, ठीक है? और ये इन्वेस्टिगेट, मैं तो GATE, ठीक है? इन्वेस्टिगेट, ठीक है? अब देखेंगे कैसे इसको याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। क्या होता है? जांच करना। क्या होता है? जांच करना। जांच करना, ठीक है? चलिए, तो आप जानते होंगे इंक्वायर मतलब इंक्वायरी करना, मतलब जांच करना, इंक्वायरी। तो इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, जैसे इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है? तो इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो वैसे इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। तो इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखेंगे हम लोग, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टिगेशन, गेशन, ठीक है? तो इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर इनटू लगता है, ठीक है? ये गौर करने वाली बातें हैं, ठीक है? ये बहुत ही अपने आप में लाजवाब बातें हैं, ठीक है? ठीक है? मैंने क्या बताया आपको कि इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं लगता है। जबकि इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, ठीक है? तो इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता है। तो इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर ये भी याद रखेंगे इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट रहेगा तो इनटू नहीं लगेगा, लेकिन यदि इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है तो उसके साथ इनटू लगता है, ठीक है? और इंक्वायर के साथ भी इनटू लगता है, सिर्फ इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता, ठीक है? तो यहाँ से इन तीनों पर गौर करेंगे, ठीक है? चलिए, मैं इस पेज को थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ, ताकि चीज़ों को और मैं सही तरीके से समझा सकूँ आपको, ठीक है? और एक वर्ड मीनिंग को देखते हैं हम लोग, वेट वाला है ना? वेट, इंतज़ार करना, तो वेट के साथ फोर लगता है, क्या लगता है? फोर लगता है, इज इक्वल टू अवेट, ठीक है? इन दोनों का मतलब था इंतज़ार करना, क्या होता है? या प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, ठीक है?
इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। तो वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। वेट के साथ जो सिंपल वाला वेट है ना, वेट इंतजार करना, वेट 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 कहते हो ना, इंतजार करो तो वेट फॉर यानी कि वेट के साथ फॉर लगता है ना? लेकिन अवेट अगर लिखा हुआ है तो उसके साथ फॉर नहीं लगता है, ठीक ना? तो वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, कैसे याद रखेंगे इसको? वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, कि वेट के साथ ऑफ लगता है लेकिन अवेट के साथ ऑफ सॉरी फोर नहीं लगता है, सॉरी सॉरी यार, वेट के साथ फोर लगता है लेकिन अवेट के साथ फोर नहीं लगता है। तो कैसे याद रखेंगे इसको? वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, मतलब प्रतीक्षा करना, ठीक है? चलिए, और एक याद रखेंगे आप लोग, कंसिस्ट ऑफ वाला, है ना? कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, कंप्राइज, ठीक है? इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना, है ना? मिलकर बना होना। कैसे क्या होता है? मिलकर बना होना, ठीक है ना? इस तरीके से। तो इसको याद रखें, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, और दोनों का अर्थ क्या है? सेम है, मिलकर बना होना, मिलकर बना होना, किसी चीजों का मिलकर बना होना। तो कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, ठीक है? कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, मतलब कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है लेकिन कंप्राइज के साथ नहीं लगता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है लेकिन कंप्राइज के साथ नहीं लगता है, और दोनों का अर्थ क्या है? सेम है, मिलकर बना होना, मिलकर बना होना। तो मैंने एक तो पहले ग्रुप G1 करके मैंने समझाया, ग्रुप 1 करके, ठीक है? मैंने तो पहले क्या आपको समझाया ग्रुप 1 करके। मैंने पहले आपको ग्रुप 1 समझाया, ठीक है? मैंने पहले आपको ग्रुप 1 समझाया, जिसमें मैंने हानिकारक और लाभदायक की बात किया था, और दोनों के वर्ड मीनिंग के साथ टू आ रहे थे। क्या आ रहे थे? टू आ रहे थे। फिर मैंने कुछ और बातों का डिस्कस किया, ठीक है? मैंने कुछ और बातों का डिस्कस किया। क्या किया? तो मैंने एक वर्ड मीनिंग बताया, जहाँ ये पंजा का निशान चल रहा होगा आपको, अगर दिख रहा होगा तो मैंने बताया था कि इन स्पाइट ऑफ, क्या बताया था? इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, है ना? कि इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है लेकिन डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है, और जबकि दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, के बावजूद, क्या है? के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, है ना? इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि इंक्वायर के साथ, तो इंक्वायर के साथ आप इंटू लगा देना, इंक्वायर इंटू होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू नहीं लगता है, इस बात को भी ध्यान में रखें। मैंने ये तीनों वर्ड मीनिंग को एक साथ उतारने का मतलब यही है ना? मैंने इन तीनों वर्ड मीनिंग को एक साथ शो किया आपके सामने, तो इसलिए कि आप चीज़ों को समझें, ठीक है? कि कहाँ लग रहा है ऑफ, कहाँ लग रहा है इंटू, कहाँ लग रहा है फॉर, और कहाँ नहीं लग रहा है। इन बातों को आप समझ सकें, ठीक है? तो क्या आगे रखेंगे? इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, और दोनों का मतलब क्या होता है? के बावजूद। फिर याद रखेंगे इंक्वायर इनटू, कैसे याद रखेंगे? इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, कि दोनों का मतलब तो बराबर होता है। इंक्वायर इनटू कह लो या इन्वेस्टिगेट कह लो, दोनों का मतलब तो बराबर होता है, लेकिन एक के साथ इनटू लग रहा है और एक के साथ नहीं लग रहा है। तो कैसे याद रखेंगे? इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, यानी इंक्वायर के साथ इनटू लगता है, इंक्वायर के साथ इनटू लगता है लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं लगता। लेकिन वही अगर इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है तो उसके साथ इनटू लगता है। लग रहा होगा आपको कि काफी इजी है, लेकिन बहुत पेचीदा और टेढ़ा चीज है, ठीक ना? और इसे याद रखना उतना ही टफ होता है, लेकिन धीरे-धीरे जब आप चीज़ों को इस तरीके से याद करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक दिन ये आपको ये मतलब ये एक दिन आपका हो जाएगा, ठीक है ना? आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? जो चीज़ें ज़्यादा परेशान करती है ना, वो सब आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा ऊपर, ठीक है ना? यहाँ था इन स्पाइट ऑफ इज़ इक्वल टू डिस्पाइट,
लेकिन ऐसा एक वर्ड मीनिंग आता है, इंस्टीड आता है, क्या आता है? नहीं, इंस्पाइट आता है, सॉरी, इंस्पाइट आता है, क्या आता है? इंस्पाइट तो मैंने लिखा, इंस्पाइट ऑफ। एक होता है इंस्टीड होता है, सॉरी सॉरी, इंस्टीड होता है, क्या होता है जी? इंस्टीड होता है। इंस्टीड के साथ भी क्या लगता है? ऑफ लगता है, क्या लगता है? ऑफ लगता है, ठीक है? ये फिक्स है। इंस्टीड के साथ भी क्या लगता है? ऑफ लगता है, क्या लगता है भाई? ऑफ लगता है। मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक ना? जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अरे भाई साहब, ये क्यों चला गया ऊपर? चलो कोई नहीं, ठीक है? ऑफ, इंस्टीड ऑफ क्या होता है जी? इंस्टीड ऑफ, यानी इंस्टीड, इंस्टीड के साथ भी ऑफ लगता है ना? और ये सब देखो यार, मैं जो कह रहा हूँ ये सब जो है बहुत ही काम का चीजें हैं, है ना? बहुत ही काम आएंगे आपको, ठीक है? जब आप सेट लगाइएगा ना, तो इन सब चीज़ों से बराबर आपको मुलाकात होगी, ठीक है? कभी आप उसे पटक देंगे, कभी वो आपको पटक देगा। कहने का मतलब, पटकने का मतलब यहाँ ये है कि किसी दिन कभी आप भूल जाएँगे उसको, कभी वो आपको भुला देगा, ठीक है? तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है, ठीक है? इसे याद रखेंगे हम लोग। इन स्पाइट ऑफ इज़ इक्वल टू डिस्पाइट, मतलब के बावजूद। इसका मतलब होता है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है के बजाय। क्या मतलब होता है इसका जी? के बजाय, के बजाय। है ना? के बजाय इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है? तो इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय, लेकिन इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, इंस्पायर्ड के साथ भी ऑफ लगता है, लेकिन डिस्पायर्ड के साथ नहीं लगता है, डिस्पायर्ड के साथ नहीं लगता है। ये तीनों चीज़ों को, है ना, एक इंस्टीड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ इज़ इक्वल टू डिस्पाइट, इसको आप एक साथ याद रखें। फिर आप इन तीनों को एक साथ रखें, इंक्वायर इनटू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, कैसा रखेंगे? इंक्वायर इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इनटू लगता है और इन्वेस्टिगेट में नहीं लगता है, जबकि इंक्वायर के साथ भी इनटू लगता है ना? इस तरीके से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मुझे भी याद नहीं था यार, लेकिन धीरे-धीरे ये याद हो गया मुझे, ठीक ना? अब इसको कैसे याद रखेंगे? वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, ये तो काफी सिंपल है कि वेट के साथ फोर लगता है, वेट के साथ नहीं लगता है। जिसमें ए लगा होता है, ये वेट में ए लगा होता है, उसमें क्या है? फोर नहीं लगता है, लेकिन वेट के साथ फोर लगता है। मतलब जानते ही हैं, प्रतीक्षा करना। एक होता है कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, इसका मतलब क्या होता है? मिलकर बना होना, ठीक है? तो कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, जबकि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, ठीक है? जब यही एरर के रूप में आएंगे ना, या क्लोज टेस्ट के रूप में, तो दिमाग को चकरा देता है, ठीक है? तो इसे याद रखें यार, सही कहते हैं। और अगर याद रहेगा आपको तो आसानी से आप वहाँ नंबर उठा लोगे, ठीक है? चलिए, तो इस सेशन में ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स में आज इतना ही रहने देते हैं, और मैं ओडब्ल्यूएस, जो फ्राइडे के क्लास में मैंने छोड़ दिया था, ओडब्ल्यूएस और ईडीएम, है ना? ये 2 चीज़ें मैं शूट करके डाल देता हूँ, ठीक है? कल तो ऐसे भी छुट्टी रहेंगे, कल कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे, फिर हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा ओडब्ल्यूएस और ईडीएम का क्लास छूट गया था, जो कि मैं शूट करके डाल दूँगा, ठीक है? चलिए, अपना प्यार दुलार इसी तरीके से बनाए रखिए, और जहाँ बातें नहीं समझ में आता है, कुछ नई बातें लगे वैसा, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, फिर भी ग्रामर में कुछ दिक्कतें आ रही है, अ, वोकैब में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप शेयर कर सकते हो यार, ठीक ना? आप मेरी परेशानी को हल नहीं करेंगे, मैं आपकी परेशानी को नहीं देखूँगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है? चलिए, तो आप थोड़ी-थोड़ी बातों को समझ रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी-थोड़ी क्या मतलब पूरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर मैं जिस तरीके से कहता हूँ और बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से कर लोगे, ठीक है? कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रामर में यही सब टॉपिक तो टफ होते हैं यार। प्रीपोज़िशन से ज़्यादा माथा तो कोई दर्द ही नहीं करता है, यानी आधा तो माथा यही खराब कर देता है। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे, तो इससे भी पार पाया जा सकता है, ठीक ना? सबका काट होता है यार, तो इसका भी काट यही है कि आप ग्रुप बना-बना के याद किया करो, ठीक है? 2-4 मीनिंग को एक साथ लपेटो,
फिर 3-4-5 मीनिंग को एक साथ लपेटो। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए।